अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमसीबी मुस्लिम कमर्शियल बैंक के लीडरशिप एग्जीक्यूटिव के पास पेपर्स के हवाले से। अब कई केसेस में होता है कि एमसीबी का जो है लीडरशिप एग्जीक्यूटिव का टेस्ट होता है और कई केसेस में डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। ये होता है इस तरीके से है, अगर आपने किसी शहर से अप्लाई किया है, वहाँ पर सीटें जो है वो 2-3 है और अप्लाई करने वालों की तादाद ज़्यादा है, तो वो इंटरव्यू के बजाय जो है वो एक टेस्ट लेते हैं, फिर जो टेस्ट को क्लियर करता है उनका इंटरव्यू लिया जाता है। और जिस यानी कि इलाके में जो है वो पोस्ट ज़्यादा है और बंदे जो है वो नॉर्मल से हैं, अगर बंदे उनके इंटरव्यू कर सकते हैं, फिर डायरेक्ट जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, फिर उनका टेस्ट जो है वो नहीं लिया जाता। तो इंटरव्यू में भी सेम इसी तरह से जो है सवालात पूछे जाते हैं जो कि टेस्ट में आते हैं। तो कौन-कौन से एमसीक्यू होते हैं वो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। इसके ऊपर मैंने ऐसे ऑलरेडी भी वीडियो बनाई थी, तो कई लोगों ने उसमें कमेंट किया कि और एमसीक्यू चाहिए, तो ये एमसीक्यूज़ हम आगे आज लेके। तो इसके अलावा और एमसीक्यूज़ चाहिए, उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी, और भी एमसीक्यूज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के जो एमसीक्यूज़ हैं उसकी हम तैयारी करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सेक्शन आता है बैंकिंग का और लीडरशिप मैनेजमेंट का। तो बैंकिंग ये जैसे मैंने बताया एमसीक्यू पेपर में भी आते हैं और आपसे पूछे जाते हैं कि लीडरशिप एग्जीक्यूटिव का मेन रोल क्या होता है। तो जो रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव की पोस्ट होती है, इसका काम होता है कि कस्टमर को मिले, उनसे बातचीत करें, जो भी कस्टमर बैंक में आ रहे हैं उनके साथ बातचीत करें, उनका अकाउंट अगर नहीं है तो अकाउंट ओपन करवाएं, अगर उनका अकाउंट है तो उनके ऊपर प्रॉफिट्स वगैरह जो उनकी स्कीम्स वगैरह होती हैं लोन की या मुख्तलिफ स्कीम्स होती है गाड़ी वगैरह की लेनी हो, तो उस हिसाब से उनको जो है वो एजुकेट करें और अपनी जो है वो सेल करें, कस्टमर के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करें। तो मेनली ये काम होता है कस्टमर के साथ बिल्ड करना, मेंटेन कस्टमर रिलेशनशिप। ये तो एमसीक्यू टाइप था, अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसका थोड़ा बहुत और बता सकते हैं। कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करें, उनको अकाउंट ओपनिंग के बारे में बताएं, अपने बैंक के बारे में बताएं, ताकि वो बैंक में अपना पैसा ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट कर सकें। लेकिन आ जाता है रिलेशनशिप बैंकिंग मेनली फोकस ऑन, तो इसका मेन फोकस क्या होता है? इसका मेन फोकस होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड रिटेंशन। कस्टमर को कोई मसला होता है, अक्सर जो होता है कैशियर के साथ कोई मसला होता है, तो वो रिलेशनशिप मैनेजर के पास भेजता है कि आप जो है उसको डील करें, कस्टमर को सेटिस्फाई करें, उसका मसला सुने और उस मसले को हल करें, ताकि जो है कस्टमर जो है वो बैंक से जाए ना। ये होता है कि कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड नहीं होता, कस्टमर जो है वो अपना अकाउंट बंद करवा के किसी और बैंक के पास चला जाता है। तो इस तरीके से जो है रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट होती है, उसका काम ही होता है कस्टमर को सेटिस्फाई करे, उसके मसले को जो है वो हल करे। नेक्स्ट है विच स्किल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव। कौन सी स्किल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है कम्युनिकेशन स्किल। आपको बातचीत ही नहीं करनी आती होगी तो आप कस्टमर को सेटिस्फाई कैसे करेंगे? आपको अच्छी बातचीत करनी आती हो, कस्टमर को यानी कि कहते घेरना आता हो कि कस्टमर को घेर के अपने बैंक की तरफ लेके आए, तो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल सही होगी तभी आप कस्टमर को अच्छे तरीके से अपनी बैंक के बारे में बता सकेंगे, अपनी जो बैंक की स्कीम्स वगैरह उसके बारे में अच्छे से एजुकेट कर सकेंगे। क्रॉस सेलिंग इन बैंकिंग में, क्रॉस सेलिंग का क्या मतलब होता है? अब बैंक में कस्टमर आया, कोई चेक कैश करवाने आया है या कोई बिल जमा करवाने आया है, तो आप उसको ले जाते हैं कि आप सर जी हमारे बैंक में अकाउंट ओपन करवाएं, आप हमारी ऐप के थ्रू ऑनलाइन जो है पैसे सेंड कर सकते हैं, ऑनलाइन बिल जमा करवा सकते हैं, ऑनलाइन फीस दे सकते हैं। तो ये होती है क्रॉस सेलिंग। कस्टमर आया किसी और काम से है, आप उसको और अपने स्कीम वगैरह करते हैं। अगर किसी का ऑलरेडी अकाउंट है तो आप उसको कोई लोन वाले का बता सकते हैं कि आप अपने घर के लिए लोन ले सकते हैं, अगर आपने घर बनाना है, आपने बच्चों का यानी कि वो करवाना है, एडमिशन वगैरह कराना है, तो आप उसके लिए लोन ले सकते हैं। मुख्तलिफ लोन्स की स्कीम होती है, गाड़ी लेनी है उसके लिए ले सकते हैं। तो सेलिंग करना कस्टमर को मल्टीपल प्रोडक्ट, एक कस्टमर को उसको हम कहते हैं क्रॉस सेलिंग। का कस्टमर एक चीज़ के लिए आया, आप उसको मल्टीपल चीज़ में से कोई भी चीज़ है उसको सेल कर सकते हैं, तो उसको कहा जाता है क्रॉस सेलिंग। केवाईसी इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज़ इट्स हेल्प टू। केवाईसी की फुल फॉर्म होती है नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर को जाने। तो इसका मतलब ये होता है कस्टमर को प्रॉपर्ली जाए, ताकि कस्टमर को पता लगे कि उसकी नीड क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है। उस हिसाब से आप उसको जो है जो भी पिच है वो कर सकते हैं कि अगर आपको, अगर कोई नॉर्मल कस्टमर होता है उसने अपना घर बनाना होता है, तो आप कहते हैं सर जी हमारा ये फिक्स प्लान ले लें, इसमें आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा, तो आप उस हिसाब से अपना घर बना सकते हैं या बच्चों को बाहर पढ़ा सकते हैं या बेटियों की शादी कर सकते हैं। इस तरीके से उसको आप प्लान जो है बता सकते हैं। तो ये तभी होगा जब आपको कस्टमर का पता होगा कस्टमर जो है वो किस टाइप का है। विच प्रोडक्ट इज कॉमनली प्रमोटेड बाय रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव। तो कौन सी प्रोडक्ट मेनली फोकस करते हैं, होता है बैंक अकाउंट मेनली ओपन और लोन्स वगैरह। जैसे बैंक जब है मुख्तलिफ चीज़ों के लिए, गाड़ी के लिए लोन लेना है, घर के लिए लोन लेना है, तो यही बैंकिंग होता है, क्योंकि बैंक मुनाफा इसी से कमाता है। एक तो सर्विस चार्जेस है, अगर वो बैंक में अकाउंट खोलेगा उसको सर्विस चार्जेस वगैरह देने होंगे, कार्ड के पैसे, इधर उधर के पैसे। तो इसके अलावा एक ये जहाँ से बैंक पैसा कमाता है, और दूसरा होता है लोन। वो लोन लेगा, उसके बाद लोन वापस करेगा इंटरेस्ट के साथ, तो उसको ऊपर जो है बैंक उसको प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट है अ सेटिस्फाई कस्टमर इज मोस्ट लाइकली टू। जो सेटिस्फाइड कस्टमर होता है वो किस तरीके से होता है? देखिए, कस्टमर सेटिस्फाई आपकी सर्विसेज से, तो वो आपके बैंक के साथ जो है वो लॉयल रहता है। आपका बैंक यानी कि अकाउंट ओपन करवा के उसके बाद बंद नहीं करवाता, किसी और बैंक की तरफ वो मूव नहीं करता, वो उसी बैंक में जो है वो अपना अकाउंट रहने देता है। तो ये होता है सेटिस्फाइड कस्टमर के, उसको कोई मसला आता है, आप उसको प्रॉपर उसको हल करते हैं, तो कस्टमर आपके बैंक से यानी कि जाता नहीं है किसी और बैंक में। रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव मोस्टली डील विद, तो इनका कस्टमर के साथ जो है मेनली डील होता है। ज़ाहिर सी बात है, कस्टमर आएंगे, उन्हीं के साथ ये डील करके अपनी ऑफर जो है वो उनको बताते हैं, तो इनका डायरेक्ट कस्टमर के साथ जो है वो डील होता है। विच अकाउंट इज सुटेबल फॉर सैलरी कस्टमर।
अब एक बंदा जो सैलरी कस्टमर पूछा था, इंटरव्यू में पूछा था कि अगर सैलरी अकाउंट खुलवाना है और सैलरी कस्टमर है, उसको कौन सा अकाउंट आप देंगे? तो उसके साथ तो आपको कल सैलरी अकाउंट भी आया हुआ है, लेकिन मोस्टली जो होता है वो सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं। सेविंग अकाउंट इसलिए होता है कि सैलरी पर्सन को थोड़ा बहुत उसके ऊपर जो है वो प्रॉफिट मिलता रहता है। उनकी सेविंग भी होती रहती है और सेविंग के ऊपर उनको प्रॉफिट भी मिलता रहता है। तो सैलरी अकाउंट जो है मोस्टली लोगों को खुलवाया जाता है सैलरी के लिए। अगर बिज़नेस के लिए पूछा जाए, बिज़नेस के लिए करंट अकाउंट होता है सूटेबल। और अगर किसी ने लॉन्ग टर्म डिपॉज़िट करना है तो उसके लिए फिक्स्ड डिपॉज़िट 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का, इसके ऊपर जो है प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है, लेकिन ये ज़ाहिर-सी बात है 5 साल के लिए होता है, 10 साल के लिए होता है। कस्टमर रिटेंशन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो कस्टमर है वो कम नहीं हो रहे, बराबर हैं या उससे बढ़ रहे हैं। एक्जिस्टिंग कस्टमर जो है हमारे पास ही हैं, कहीं छोड़ के नहीं आ रहे। ऐसा होता है ना कि अगर एक बैंक में 100 कस्टमर है तो उसके बाद वो आस्ते-आस्ते 90 पे चले गए, 80 पे चले गए, तो वो कस्टमर रिटेंशन कम होती है। तो रिटेंशन का मतलब होता है कि उसमें 100 के 100 बरकरार है। सेल्स और मार्केटिंग मेकिंग में क्या होती है? लीड जनरेशन किसी भी आप सेल की फील्ड में चले जाएँ, लीड जनरेशन का मतलब होता है कि आपने नए कस्टमर लेके आने हैं, जिनके अंदर यानी कि इसमें बैंकिंग में पोटेंशियल कस्टमर के जिनके पास पोटेंशियल हो वो बैंक में डिपॉज़िट वगैरह करा सकें। वैसे बात है जितना डिपॉज़िट आप बैंक में लेके आते हैं उतनी आपकी सैलरी के ऊपर जो है वो परसेंटेज भी बढ़ती है। मुख्तलिफ बैंक की जो है अलग स्कीम होती है, आप जितना टारगेट अचीव करते हैं उस हिसाब से आपका सैलरी पैकेज होता है। तो पोटेंशियल कस्टमर आप लेके आएँगे तभी आपकी यानी कि अच्छी इनकम बनेगी, अच्छी आपकी लीड्स होंगी। विच प्रोडक्ट अर्न प्रॉफिट फ्रॉम बैंक। बैंक जो है वो किन चीज़ों से पैसा कमाता है? तो बैंक जो है इनमें से लोन पे पैसा कमाता है। बैंक लोन देता है इंटरेस्ट के ऊपर 10% 12%। तो आप जो वापस करते हो ज़ाहिर सी बात है लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो बैंक के लिए प्रॉफिट होता है। इसके अलावा सर्विस चार्ज से भी कमाता है, वो अकाउंट ओपनिंग होता है लेकिन वो बहुत कम है, लेकिन मेन जो उसका प्रॉफिट होता है वो लोन के ज़रिए होता है। रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव ऑफ्टन वर्क ऑन, रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव किस पे काम करता है? सेल्स टारगेट पे। उसको सेल्स टारगेट दिया जाता है कि इतने आपने अकाउंट ओपन करवाने हैं, इतना आपने जो है वो डिपॉजिट लेके आना है, इतना यानी कि आपने स्कीम्स वगैरह सेल करनी है। इंश्योरेंस स्कीम होगी, कोई लोन स्कीम्स होंगी, तो मुख्तलिफ सेल होती हैं, तो आपको सेल टारगेट दिया जाता है कि इतना आपने टारगेट जो है वो करना होता है। अपसेलिंग का क्या मतलब होता है कि सेलिंग अ हायर वैल्यू प्रोडक्ट। आपने कस्टमर को जो है एक हाई वैल्यू प्रोडक्ट जो है वो सेल करने का मतलब होता है अपसेलिंग। कस्टमर कोई चीज़ के लिए आया, कोई लोन के लिए आया, तो आप उसको हाई वैल्यू प्रोडक्ट बता सकते हैं कि आप सर ये छोटा लोन ले रहे हैं, आप ये बड़ा लोन ले लीजिए, इसमें आपको इतना प्रॉफिट है। तो बैंक को भी उस हिसाब से उतना ही उसको इंटरेस्ट के ऊपर प्रॉफिट मिलता है। तो ये होता है कि हाई वैल्यू प्रोडक्ट आप कस्टमर को सेल करते हैं। कस्टमर फीडबैक हेल्प द बैंक टू। कस्टमर फीडबैक बैंक के लिए क्यों ज़रूरत होती है? उसके सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए। जो भी कस्टमर की शिकायत होगी उस पे ज़ाहिर सी बात है अमल होगा, उसको हल किया जाएगा तो कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई रहेगा। तो इसी तरह से कस्टमर फीडबैक लिया जाता है कि आपको कोई भी मसला आ रहा है आप बताएं ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें। विच चैनल इज़ कॉमनली यूज़ टू कॉन्टैक्ट कस्टमर। कस्टमर कॉन्टैक्ट करने कौन सा होता है? आजकल जो है वो टेलीफ़ोन है, व्हाट्सएप वगैरह भी होता है लेकिन मेनली टेलीफ़ोन पे जो है वो राब्ता किया जाता है। पहले फैक्स, टेलीग्राम होता था, कूरियर भी आता था, लेकिन आजकल तमाम जो है वो फ़ोन पे ही काम हो जाता है। अ गुड सेल पेज शुड बी। आप कस्टमर को जो भी सेल की पिच कर रहे हैं, जो भी चीज़ को बता रहे हैं, उसमें क्या होना चाहिए? वो सिंपली क्लियर होनी चाहिए और कस्टमर को फोकस होनी चाहिए कि कस्टमर आपकी बात सुन रहा है और उसको आपकी बात समझ आ रही है। आपने ज़्यादा तेज़ नहीं बोलना, आराम से उसको अपनी चीज़ के बारे में बताया कि सर ये हमारी जो स्कीम है, इसके अंदर ये बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तो ये होती है गुड क्लियर स्पीच ताकि कस्टमर को आपकी बात प्रॉपर्ली समझ आए। विच प्रोडक्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल बैंकिंग। इनमें से कौन सी प्रोडक्ट जो है वो डिजिटल बैंकिंग की मिसाल है? वो है इंटरनेट बैंकिंग। क्या आप घर रहते हुए इंटरनेट की मदद से अपने तमाम बैंकिंग की सहूलियात ले सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र, पैसे पेमेंट करने हो, कोई कंप्लेन वगैरह आपने करनी हो हेल्पलाइन पे कॉल करके। तो जो भी चीज़ें आप इंटरनेट से करते हैं तो वो इंटरनेट बैंकिंग है हमारी। रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव शुड अंडरस्टैंड, रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव को क्या अंडरस्टैंड करना चाहिए? कस्टमर की नीड, कि कस्टमर को क्या चाहिए उस हिसाब से उसको जो है वो आगे से स्कीम बताए। अगर तो उसको लोन चाहिए तो उसको लोन के हिसाब से बताए। अगर उसने अकाउंट ओपन करवाना है तो उसको अकाउंट का बताए कि सर ये करंट अकाउंट है, इसमें आपको कुछ नहीं मिलता। सेविंग अकाउंट में आपको सेविंग वगैरह यानी कि कर सकते हैं, आपको प्रॉफिट मिलेगा इतने परसेंट, फिर डिपॉजिट कर सकते हैं। तो कस्टमर को जो है उसको उसकी नीड का पता होना चाहिए। सेल टारगेट किस लिए सेट किया जाता है? ताकि बैंक का रेवेन्यू बढ़े। ज़ाहिर सी बात है अगर बैंक की सेल होगी तभी उसको जो है वो बैंक पैसा कमाएगा और तभी वो आगे सैलरीज वगैरह देगा, अपना बैंकिंग का निज़ाम चलाएगा। तो इसीलिए जो है वो सेल टारगेट दिए जाते हैं। सेल टारगेट ना होगा तो ज़ाहिर सी बात है बंदे काम ही नहीं करेंगे। सेल टारगेट होगा तभी वो काम करेंगे तो बैंक जो है वो चल सकेगा। फिर आते हैं कुछ कस्टमर सर्विस और एथिक्स के बारे में। कस्टमर कॉन्फिडेंशियलिटी मीन, कस्टमर कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि हमने कस्टमर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को जो है वो प्रोटेक्ट करना है। कस्टमर की ज़ाहिर-सी बात है आईडी कार्ड होता है, उसके पैसे अकाउंट में होते हैं, उसके अकाउंट नंबर वगैरह होता है, तो ये आप हर किसी को नहीं बता सकते। ये कस्टमर की प्रोटेक्टिव इन्फॉर्मेशन होती है। कोई भी बैंक में जाके आप किसी को बता सकते हैं कि अगर कोई आपसे पूछने है कि यार इसका अकाउंट में कितना बैलेंस है, तो वो आप नहीं बता सकते और उसकी क्या आईडी कार्ड की इन्फॉर्मेशन ही आप दे सकते हैं, उसका अकाउंट नंबर तक भी नहीं दे सकते उसकी इजाज़त के बगैर। तो ये होती है कस्टमर की इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना कि किसी को भी आपने उसकी कस्टमर की इन्फॉर्मेशन नहीं देनी।
अनहैप्पी कस्टमर शुड बी हैंडल विद। अगर कस्टमर नाराज़ है तो उसको किसी के से हैंडल करेंगे, पेशेंट और एम्पैथी के साथ। आराम से उसकी बात को सुनेंगे, समझेंगे, उसको हल करने की कोशिश करेंगे। अगर कस्टमर खुश हो जाएगा तभी वो आपके एक बैंक में रहेगा, नहीं तो वो अपना अकाउंट क्लोज करके चला जाएगा। एथिकल बैंकिंग रिक्वायर, एथिकल बैंकिंग के लिए क्या चाहिए होती है? ट्रांसपेरेंसी, यानी कि सब कुछ क्लियर हो, कोई हिडन चार्जेस उसमें ना हो, कोई कस्टमर को मिसगाइड ना किया हो। तो ये तमाम चीज़ें जो है एथिकल बैंकिंग में आती है कि साफ शफाफ तरह बताया जाए कि ये चीज़ है, अगर करंट अकाउंट का है ये चार्जेस है, कार्ड के इतने चार्जेस हैं, चेकबुक के इतने चार्जेस हैं, इसमें यानी कि साफ चीज़ें कस्टमर को पता होनी चाहिए। रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव रिप्रेजेंट, और जो रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता, वो बैंक और उसकी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो उसे अपने अपने आप को डायरेक्ट नहीं बताना होता, वो बताना होता कि मैं इस बैंक से हूँ और मेरी ये चीज़ें हैं। तो तमाम चीज़ें जो है वो आप खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, आप एक बैंक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपने अच्छे तरीके से उसको रिप्रेजेंट करना होता है। कंप्लेन रेजोल्यूशन हेल्पिंग, कंप्लेन रेजोल्यूशन कहाँ मदद करती है? कस्टमर ट्रस्ट पे। कस्टमर हमारा ट्रस्ट होगा, उसकी कंप्लेन हल होंगी, तभी जो है वो बैंक के साथ जो है वो लॉयल रहेगा। प्रोफेशनल बिहेवियर इंक्लूड, प्रोफेशनल बिहेवियर के लिए क्या चाहिए होती है? हॉनेस्ट कम्युनिकेशन, यानी कि ईमानदारी से आपने तमाम बात जो है उसके साथ की होगी, यही प्रोफेशनल बिहेवियर में आता है। रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव मस्ट फॉलो, रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव को क्या फॉलो करना चाहिए? बैंक की पॉलिसीज, जो भी बैंक ने पॉलिसीज बताई हैं कि इतने परसेंट में ये चीज़ दे रहे हैं, तो ये चीज़ दे रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो है उसको यानी कि फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा जो है कस्टमर से झूठे वादा नहीं करना चाहिए कि आपको ये चीज़ मिलेगी जो कि बैंक में यानी कि पॉलिसीज में है ही नहीं। तो बैंक पॉलिसीज को उसको फॉलो करना चाहिए। कस्टमर लॉयल्टी मेनली डिपेंड ऑन, कस्टमर की ईमानदारी लॉयल्टी कहाँ पे डिपेंड करती है? सर्विस क्वालिटी पे। आप जितनी सर्विस अच्छी देंगे आपके साथ वो कस्टमर जो है वो लॉयल रहेगा। आप सर्विसेज नहीं देंगे, उसकी प्रॉब्लम को नहीं हल करेंगे, तो ऐसी बात है कस्टमर आप किसी और बैंक की तरफ मूव कर जाएगा। मिस सेलिंग मीन, मिस सेलिंग का मतलब क्या होता है? ये होता है कि अनसुटेबल सेलिंग प्रोडक्ट, यानी कि कस्टमर आपसे कोई और चीज़ मांग रहा है, आपने उसे कोई और चीज़ जो है वो बता दी है। कस्टमर आपके पास कोई लोन के लिए आया है, या कस्टमर आपके पास कोई अकाउंट ओपन करवाने के लिए आया है, या मुझे बिजनेस के लिए कोई अकाउंट ओपन करवाना है। तो बिजनेस के लिए होता है करंट अकाउंट, जिसमें आप डेली ट्रांजेक्शन करते हैं। या कस्टमर आया कि मैंने यार सेविंग अकाउंट खुलवाना है, मैंने कुछ सेविंग वगैरह करनी है, और आप उसे कहते थे करंट अकाउंट ओपन करवा लें। आपका करंट अकाउंट का कोई टारगेट हो तो आपने उसको सेलिंग के बजाय करंट खुलवाती है। अब करंट पे ये होगा कि उसको कोई उसका प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो जब कस्टमर आके कंप्लेन करेगा यार मुझे इसके ऊपर प्रॉफिट नहीं बना, तो उसको पता लगेगा ये इसका करंट अकाउंट है, सेलिंग तो है ही नहीं सेविंग अकाउंट। तो ये होता है कि अनसेलिंग, यानी कि अनसूटेबल प्रोडक्ट, कस्टमर कुछ और आ रहा है, आप उसे कुछ और सेल कर रहे हैं, तो ये मिस सेलिंग में आता है। इससे कस्टमर का जो है आप पे ट्रस्ट नहीं रहता, तो वो बैंक में दोबारा जो है वो यानी कि अकाउंट वगैरह ओपन नहीं कराता। तो ये होता है कि कस्टमर जो मांग रहा है वही चीज़ उसको सेल की जाए। ट्रस्ट इज़ बिल्ड थ्रू, ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है? कंसिस्टेंट सर्विस, यानी कि आप उसको हर टाइम जो सर्विस मांग रहे हैं वो सर्विस दें। यानी कस्टमर अगर बैंक में आता है आप उसको इग्नोर करते हैं, अच्छा सर आपका काम करते हैं, तो उस हिसाब से उसका ट्रस्ट जो आप पे बिल्ड नहीं होगा। कस्टमर आता है, आप उसकी प्रॉब्लम को सुने और उसको जितना जल्दी हो सके हल करें, यही होता है। सर्विस को देंगे तभी वो आपके बैंक के साथ जो है वो लॉयल रहता है। फिर आते हैं इंग्लिश, मैथ और जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज। ये नॉर्मल से होते हैं, पेपर में ही आते हैं, इंटरव्यू में जैसे बताया ये ऊपर वाले एमसीक्यू जितने भी है ये आपके इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं। फिर होता है इंग्लिश के सिनोनिम्स आ गए, सिनोनिम्स ऑफ मेंटेन। सिनोनिम्स कैसे कहते हैं? हम मैनी अल्फाज को, यानी कि दो अल्फाज उनका मतलब सेम हो, वो हमारे पास होता है सिनोनिम्स। तो मेंटेन का हम मैनी क्या होगा? मेंटेन का मतलब होता है किसी चीज़ को मेंटेन यानी कि करना, इग्नोर नहीं, सस्टेन, डिस्ट्रॉय, डिले। तो सस्टेन और मेंटेन का मतलब सही होता है कि किसी चीज़ को मेंटेन करके रखना। इन दोनों का मतलब जो है वो सेम है। सेकंड चीज़ आती है एंटोनियम, एंटोनियम होता है इसके ऑपोजिट। एंटोनियम ऑफ इंक्रीज, इंक्रीज का एंटोनियम ऑपोजिट क्या होता है? डिक्रीज, कम होना। अब इसमें डिक्रीज कहाँ पर है? डिक्रीज नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब भी होता है कम होना। तो डिक्रीज और रिड्यूस सिनोनियम्स है, दोनों का मायने सेम है। तो इंक्रीज का ऑपोजिट होगा रिड्यूस। तो देखिए ये एंटोनियम के अंदर ही सिनोनियम्स भी आ गया, क्योंकि इंक्रीज का ऑपोजिट डिक्रीज होता है और डिक्रीज का हम मायने सिनोनियम है रिड्यूस। तो यहाँ पे हमारे पास यानी कि इसका करेक्ट आ गया ऑपोजिट। जबकि एक्सपेंड मतलब फैलाओ, बढ़ना, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, ग्रो का भी बढ़ना, राइज का भी बढ़ना, तो ये सारे इसके सिनोनियम्स हैं। तो ऑपोजिट इसका रिड्यूस आ गया। ये से सिनोनियम टोनियम, इसका एक एक एमसीक्यू लाजमी से आता है। अगर आप इसकी और तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर 50+ सिनोनियम्स और एंटोनियम्स मौजूद है, आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर क्या क्या एमसीक्यूज आता है? चूज द करेक्ट सेंटेंस, ये इंग्लिश के लिए होता है कि कौन सा सेंटेंस जो है वो करेक्ट है, जिसमें नाउन वर्ब वगैरह का प्रॉपर इस्तेमाल किया गया है। तो चारों को पढ़ते हैं, जैसे ही हैंडल कस्टमर्स डेली, ही हैंडल्स कस्टमर डेली। अब पहले में हैंडल आ रहा है तो एक कस्टमर को थोड़ी हैंडल कर रहा है, वो काफ़ी को कर रहा है, तो उसके साथ एस लगा, ही हैंडल्स कस्टमर डेली। हैंडलिंग होता है कि कस्टमर को हैंडल करी जा रहा है, तो वो नहीं हो रहा। ही हैंडल, उसने कस्टमर को हैंडल किया था, तो वो डेली में डेली कस्टमर को हैंडल करता है, तो आता है ही हैंडल्स कस्टमर्स डेली। हैंडलिंग का मतलब होता है कि वो भी कर रहा है, और हैंडल का मतलब उसने कस्टमर को डेली किया था।
तो डेली करता है तो मतलब हैंडल्स कस्टमर्स डेली। तो ये हमारे पास करेक्ट सेंटेंस की अगर आप इसकी भी तैयारी करना चाहते हैं तो 50 प्लस एमसीक्यूज आपको इस सेंटेंस के ऊपर ही मिल जाएंगे, जिसमें सिर्फ आपको करेक्ट सेंटेंस ही दिया जाता है। अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो आप उन एमसीक्यूज की तैयारी करें तो आपको जो है पेपर में आसानी होगी। फिर रहता है मैथ्स का 20% निकालना है 500 का। सिंपल है, अगर आप मैथ आती है तो आप 20% 5 को यानी कि 2 से करेंगे 10, तो हमारे पास आ गया 100। लेकिन अगर आपको फार्मूला चाहिए, अगर आपको कोई मुश्किल एमसीक्यू रहता है तो आपने क्या करना है, जो अमाउंट आपको दी गई है जैसे 500 है, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है जो अमाउंट है 20 और डिवाइड करना है 100 के साथ, तो आपका सामने आंसर आ गया। आप 500 को 20 के साथ करें तो हमारे पास आ जाता है 10,000। 10,000 आ गया, इसको हम डिवाइड करेंगे 100 के साथ, 20 से कट गए तो हमारे पास सिंपल आंसर आ गया 100। इस तरीके से ये फार्मूला है कैलकुलेशन का, आप इसे कर सकते हैं अगर परसेंटेज का आपने निकालना हो। रफ वर्क आप बैक साइड पे कर सकते हैं, तो हमारे पास आ गया 100, हमारे पास 500 का 20%। 180 डिवाइडेड बाय 6 सिंपली है, 6 6 3 18, तो जीरो लग गया, 30 हमारे पास आ गया। सिंपल कैलकुलेशन है। नेक्स्ट आ गया प्लूरल ऑफ क्लाइंट। क्लाइंट ये भी कैंसिल लाजमी रहता है, प्लूरल ऑफ क्लाइंट का आ जाएगा तो हमारे पास आएगा क्लाइंट्स, CLINTS क्लाइंट्स। एस ये वाला कॉमा वाला नहीं आएगा, सिंपल वाला एस आएगा। सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन। अब ये इंटरेस्ट आ रहा है बैंक में, मुख्तलिफ इंटरेस्ट होते हैं, कुछ सिंपल होते हैं, कुछ प्रिंसिपल अमाउंट्स के साथ होते हैं, कुछ प्रॉफिट के साथ होते हैं। आप सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब बैंक आपके पास कोई आता है या बैंक आपसे कहता है यार कि मैंने इतना डिपॉजिट करवाना है, कोई कस्टमर आता है कि मैंने यार 1 लाख रुपया डिपॉजिट करना है तो मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो आप उससे कहते हैं कि आपको जो है बैंक की पॉलिसी के मुताबिक 5% इंटरेस्ट मिलेगा। तो हम इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? तो हम उसका 1 लाख को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ और डिवाइड करेंगे 100 के साथ, जो कि हमारे पास आ जाएगा 5,000। तो उसको जो है वो 1 लाख के ऊपर 5,000 रुपया उसको यानी कि प्रॉफिट मिलेगा इंटरेस्ट। तो ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट, तो ये हमने कैसे निकाला? उसकी मेन अमाउंट के साथ। मेन अमाउंट क्या थी? 1 लाख रुपया जो बैंक में जमा कराएगा, तो वो थी उसकी प्रिंसिपल अमाउंट। अगर तो वो आता कि बैंक यार मैंने वो 1 लाख रुपया डिपॉजिट करना है तो मुझे जो है प्रॉफिट के ऊपर जो है वो कितना मिलेगा। बैंक की स्कीम्स होती है कि हम आपका 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे, जितना प्रॉफिट होगा उसका हम आपको 50% 40% देंगे। तो अगर वो वाला कैलकुलेशन होती तो वो प्रॉफिट के ऊपर होती। अगर यह कहता है कि बैंक कहता है कि 1 लाख के ऊपर अगर आपका जितना प्रॉफिट मिलेगा उस हिसाब से हम उसको टोटल करके आपको जो है वो अमाउंट देंगे, तो वो टोटल अमाउंट आती है जिसमें प्रॉफिट और प्रिंसिपल अमाउंट दोनों शामिल होती। तो सिंपल इंटरेस्ट जब भी कैलकुलेट किया जाता है वो मेन अमाउंट जो बैंक में जमा करवा रहा है उसके ऊपर किया जाता है, जो 1 लाख रुपया था इसके ऊपर प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट दिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं मैथ की कैलकुलेशन है, ये भी दिखने में सिंपल है लेकिन ये थोड़ी मुश्किल होती है। अब ये जो कैलकुलेशन है 15 + 5 होगा 20, 20 को हमने 6 से किया 120, लेकिन ये आंसर जो है हमारे पास गलत है। यहाँ पर जब भी आपके पास कोई भी कैलकुलेशन हो तो आपने मैथ का फार्मूला लगाना होता है। मैथ का फार्मूला क्या होता है कि आप ओपन है कैलकुलेशन में जब भी आए सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। अगर ब्रैकेट नहीं है तो उसके बाद डिवाइड, मल्टीप्लाई, माइनस और प्लस, ये फार्मूला आपने लगाना होता है। जो भी कैलकुलेशन है उसमें सबसे पहले डिवाइड करना है, डिवाइड नहीं है तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस। तो 5 को हमने 6 से मल्टीप्लाई करना है, 5 6 हो गया 30, 30 के अंदर हमने 15 को प्लस करना है क्योंकि हमारे पास और की कैलकुलेशन नहीं है, माइनस नहीं है, प्लस करेंगे तो होगा हमारे पास 45। तो हमारे पास करेक्ट आंसर है 45। फर्स्ट वाला करेक्ट नहीं है, सेकेंड वाला करेक्ट है। करेक्ट स्पेलिंग, यस करेक्ट स्पेलिंग, रिलेशनशिप की करेक्ट स्पेलिंग क्या है? परपोज में लिखे हुए रिलेशनशिप, RELATION SHIP रिलेशनशिप। 1 क्वार्टर इक्वल, एक क्वार्टर जो होता है वो कितने इक्वल होता है? अब एक क्वार्टर जो होता है वो होता है 25% 100 का। 1/4 भी आप उसे कहते हैं, 25% भी आ सकता है, 1/4 भी आ सकता है, यानी कि 4 हिस्सों में से एक हिस्सा जो होता है वो क्वार्टर होता है। 2/2 हिस्से हो तो वो हाफ होता है और बाकी 3/4 होता है, फिर 100 यानी कि पूरा हो जाता है। एमसीबी बैंक, अब अगर जनरल नॉलेज के कुछ बैंकिंग में एमसीबी बैंक इज रेगुलेटेड बाय, एमसीबी बैंक को कोई भी बैंक को उसको जो रेगुलेट करता है वो होता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है मेन बैंक है जो कि पाकिस्तान में तमाम बैंकों को रेगुलेट करता है, तमाम पॉलिसीज बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसी और तमाम बैंकिंग जो है उसको फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है द करेंसी ऑफ पाकिस्तान इज, पाकिस्तान की करेंसी क्या है? रुपीज़। रिलेशनशिप बैंकिंग इंप्रूव, रिलेशनशिप बैंकिंग से क्या इंप्रूवमेंट आती है? बैंक जो है वो क्यों रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव को हायर करता है? ताकि लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी ले सके, ताकि जितना भी है न्यू कस्टमर को जो है वो एंगेज किया जा सके, उनसे मिला जा सके, उनका अकाउंट ओपन करा सके, ताकि बैंक जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट कमा सके। डिजिटल बैंकिंग मेनली प्रोवाइड, डिजिटल बैंकिंग क्या प्रोवाइड करती है? फास्ट सर्विस, यानी कि आप डिजिटल बैंकिंग लेते हैं ऑनलाइन, आप किसी को भी जो है 2 मिनट में पैसे ऑनलाइन सेंड कर सकते हैं। कोई भी ऑनलाइन आपने पेमेंट रिसीव करनी है, सेंड करनी है, या कोई भी आपको कंप्लेन है हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं। तो इससे जो है सर्विसेज जो है वो फास्ट होती है, आपको बैंकिंग आवर्स के यानी कि 9 से 5 मिनट नहीं जाना पड़ता, आप घर बैठे कभी भी ऑनलाइन के जरिए सर्विसेज ले सकते हैं।
कस्टमर कस्टमर ऑनबोर्डिंग मतलब होता है कि न्यू कस्टमर इंगेज हो रहे हैं, न्यू कस्टमर आ रहे हैं, नए नए कस्टमर आ रहे हैं और इसलिए आते हैं कि आप बैंक के जो है रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव जो है वो स्ट्रॉन्ग है, नए नए कस्टमर से मीट कर रहा है और नए नए कस्टमर का जो है काउंट हो रहा है, तो ऑन बोर्डिंग पे नए नए कस्टमर्स आ रहे हैं। विच प्रोडक्ट इज़ अ लायबिलिटी फॉर अ बैंक, इसमें से कौन सी चीज़ है कस्टमर के लिए बैंक के लिए लायबिलिटी है। देखिए बैंक में जो है कस्टमर अपना पैसे जमा करवाता है डिपॉजिट, तो ये जो है बैंक के ऊपर एक कर्जा है, बैंक अगर कस्टमर जब चाहे अपना डिपॉजिट वापस ले सकता है, तो बैंक के ऊपर जो डिपॉजिट है वो लायबिलिटी है, वो कभी उसको पे करना होता है। इसके अलावा लोन जो होता है वो कस्टमर को दिया हुआ ये उसका एसेट्स है, उसको जैसी बात है रिटर्न में बैंक को वापस करना है। बैंक ने कहीं में इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसको भी वो इन्वेस्टमेंट है, एसेट्स है, और एसेट्स वैसे इसी को कहते हैं एसेट्स वगैरह। तो बैंक का जो है लायबिलिटी वही होता है जो बैंक ने पे करना है, वो है उसका डिपॉजिट जो कि कस्टमर ने उसको जमा कराया हुआ है। एमसीबी इज क्लासिफाई एज अ, एमसीबी को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, एमसीबी जो है वो एक कमर्शियल बैंक है जो कि कमर्शियल एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट टू, रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव किसको रिपोर्ट करता है, वो अपने ब्रांच के मैनेजर को। उसको कोई मसला आता है वो अपने ब्रांच में मैनेजर मौजूद होता है, ब्रांच मैनेजर को रिपोर्ट करता है। बैंकिंग आवर्स आर सेट बाय, बैंकिंग आवर्स कौन सेट करता है, जब तहत तमाम पॉलिसीज जो होता है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बनाता है, तो तमाम बैंक उसको फॉलो करते हैं। इसके अलावा जो मॉनेटरी पॉलिसी हो, कितने दिन बैंक जो है वो ओपन रहेगा, क्या टाइमिंग होगी, अब तो बैंक ने हफ्ता जो है ओपन किया हुआ है स्टेट बैंक की जानिब से, तो कई बैंकों को इंस्ट्रक्शन है कि हफ्ते को भी ब्रांचेज वगैरह फुल जो है वो ओपन रहे। पहले होता था कि सुबह के टाइम खुलती थी, लेकिन अब फुल डे में जो है सैटरडे को भी ओपन हो रही है। तो ये तमाम जो है वो स्टेट बैंक की जारी करता है कि कितने बैंकिंग और के लिए बैंक काम करेंगे। रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव सक्सेस इज मेजर बाय, इसको यानी कि कामयाबी जो है वो हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड सेल, हमारी सेल जो है वो अच्छी हुई है और कस्टमर हमारी यानी कि सर्विसेज से सेटिस्फाई है, इसी तरीके से हमारा एग्जीक्यूटिव जो है वो कामयाब रहा है। तो ये थे एमसीक्यूज इंटरव्यू के कुछ सवाल वगैरह जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव के। जैसे मैंने आपको बताया, इसके अलावा अगर आपको कुछ भी सजा के कितने भी एमसीक्यू चाहिए, तमाम के चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तमाम चैनल वीडियो जो है चैनल पर मौजूद है। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसे और एमसीक्यूज चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं और एमसीक्यूज भी जो है वो हासिल करके आपको पहुँचा दूंगा। तो आज मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।